हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों क्लास 10th की आपकी जो किताब है उसके अंदर राजस्थान का इतिहास एक परिचय टॉपिक दिया गया है, अध्याय 1। उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर हम दोस्तों राजस्थान का इतिहास एक परिचय जो आपका टॉपिक है इसको वन लाइनर फॉर्मेट में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, वन लाइनर फॉर्मेट में आज हम इसका पार्ट 1 कंप्लीट करने वाले हैं। जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। और यहाँ पर दोस्तों आज आपका सभ्यता वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको मैक्सिमम सवाल सभ्यता के देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पर वन लाइनर फॉर्मेट में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, सन 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम राजस्थान के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग किसने किया? तो राजपुताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो ये जॉर्ज थॉमस के द्वारा किया गया था। और ये सवाल काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। राजपुताना शब्द का प्रयोग जॉर्ज थॉमस के द्वारा किया गया था। और इसमें भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सी बार इसको भी गलत कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। राजपुताना अगर आपसे पूछा जाए तो आप जॉर्ज थॉमस आंसर करेंगे। और अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान में राजस्थान या राजस्थान नाम का प्रयोग किस वर्ष किया गया, तो कर्नल जेम्स टोड के द्वारा ये 1829 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया दोस्तों? जेम्स टोड के द्वारा किया गया। ये आपको ध्यान रखना है। और ये दोनों इंपॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में राजस्थान या राजस्थान नाम किस वर्ष दिया? तो ये 1829 में दिया था। तो किसने दिया? कर्नल टोड ने दिया। कौन सी पुस्तक में दिया? एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में दिया। ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखिए, प्राचीन समय में जांगल देश कौन सा क्षेत्र के अंतर्गत आता था? तो जांगल प्रदेश के नाम से कौन से क्षेत्र को जाना जाता है? तो बीकानेर और नागौर के आसपास का जो क्षेत्र है दोस्तों, बीकानेर और नागौर के आसपास का जो क्षेत्र है इसे जांगल के नाम से जाना जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। इसे किस नाम से जाना जाता है? जांगल के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, मरु और मरुवार के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? तो मरु और मरुवार के नाम से आपके कौन से क्षेत्र को जाना जाता है? तो ये जोधपुर को जाना जाता है। और ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी बार बेसिक सवाल एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो मरु और मरुवार के नाम से जोधपुर को जाना जाता है। आगे देखिए, जयपुर अलवर भरतपुर तक विस्तृत मत्स्य प्रदेश की राजधानी थी। तो मत्स्य प्रदेश की राजधानी कौन सी हो जाएगी? आपकी विराटनगर हो जाएगी। मत्स्य प्रदेश की राजधानी आपकी विराटनगर हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो जयपुर अलवर भरतपुर तक विस्तृत मत्स्य प्रदेश जो है इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? विराटनगर हो जाएगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है। आगे देखिए, निम्न में से किन जिलों का भाग प्राचीन समय में सूरसेन राज्य के अंतर्गत आता था, जिसका उल्लेख महाभारत में भी मिलता है? तो सूरसेन राज्य के अंतर्गत कौन सा भाग आता है जिसका उल्लेख महाभारत में भी मिलता है? तो ये आपका भरतपुर, धौलपुर और करौली हो जाएगा। भरतपुर, धौलपुर और करौली। क्लास 10th की बुक में यही दिया गया है दोस्तों, भरतपुर, धौलपुर और करौली। अलवर को भी इसमें शामिल कर लेना। तो सूरसेन राज्य के अंतर्गत आता है आपका भरतपुर, धौलपुर और करौली, जिसका महाभारत में भी उल्लेख है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका महाभारत में भी आपको उल्लेख मिलेगा सूरसेन राज्य का। ठीक है, भरतपुर, धौलपुर, करौली। आगे देखिए, माही नदी के आसपास का क्षेत्र जो होता है दोस्तों वो आपका क्या कहलाता है? तो माही नदी के आसपास का प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र है वो आपका काठल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? काठल के नाम से जाना जाता है। माही नदी का जो किनारा है उसे काठल के नाम से जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। और काठल के नाम से प्रतापगढ़ को भी जाना जाता है। प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के मध्य भूभाग को छप्पन का मैदान कहा जाता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अभी एक सवाल पूछा गया था, उसमें आपके प्रतापगढ़ बांसवाड़ा दिया गया था और डूंगरपुर बांसवाड़ा भी दिया गया था। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। छप्पन का मैदान जो है दोस्तों वो आपका प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा वाला जो क्षेत्र है वो हो जाएगा। ठीक है, डूंगरपुर बांसवाड़ा हम तब आंसर करते हैं जब प्रतापगढ़ बांसवाड़ा ऑप्शन में नहीं होता है। तो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य का जो भूभाग है उसे छप्पन का मैदान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और माही नदी का जो किनारा है उसे काठल के नाम से जाना जाता है। और प्रतापगढ़ जो है उसे भी काठल के नाम से जाना जाता है। इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों भैंसोरगढ़ से लेकर बिजोलिया तक का क्षेत्र ऊपरमाल के नाम से जाना जाता है। तो भैंसोरगढ़ से लेकर बिजोलिया तक जो क्षेत्र है उसे ऊपरमाल के नाम से जाना जाता है। इसे हम कैसे याद रखते हैं? इसे हम याद रखते हैं भैंस के ऊपर बीज। कैसे याद रखते हैं दोस्तों? भैंस के ऊपर बीज। ठीक है, भैंसोरगढ़ से लेकर बिजोलिया तक जो आपका क्षेत्र है उसे ऊपरमाल के नाम से जाना जाता है। तो भैंस के ऊपर बीज। ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। जबकि एक आता है दोस्तों आपका उड़िया का पठार। उड़िया का पठार जो है दोस्तों ये आपका सिरोही में स्थित है और राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी आपकी? 1360 मीटर हो जाएगी। और एक आता है आपका दोस्तों भोराट का पठार। भोराट का पठार जो है दोस्तों ये आपका कुंभलगढ़ से लेके गोगुंदा तक विस्तृत है। गोगुंदा से लेके कुंभलगढ़ तक विस्तृत है आपका भोराट का पठार, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1225 मीटर है। तो ये ऊंचाई भी आपको ध्यान रखनी है।
भोराट पठार की ऊंचाई तो 1225 मीटर हो जाएगी। उड़िया के पठार की ऊंचाई 1360 मीटर हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा एक और पठार आता है आपका लसाड़िया का पठार, जो कि आपका उबड़ खाबड़ पठार है, जो कि आपका सलूम्बर में स्थित है, वो भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये 3-4 चीज़ें मैंने आपको बताई है, ये आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए, किस जिले को प्राचीन समय में मांड या वल्ल के नाम से जाना जाता था? तो मांड या वल्ल के नाम से कौन से क्षेत्र को जाना जाता है? ये सवाल आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। पिछली बार ये सवाल मुझे जहाँ तक पता है ये आपका वीडियो के एग्जाम में पूछा गया था। तो मांड व वल्ल के नाम से आपके जैसलमेर क्षेत्र को जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मांड और वल्ल के नाम से जैसलमेर के क्षेत्र को जाना जाता है। आगे देखिए, डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसे वागड़ कहा जाता है। ये बागड़ नहीं है दोस्तों, इसे वागड़ कर लेना आप। क्या है ये? वागड़। तो वागड़ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य का जो क्षेत्र है उसे वागड़ कहेंगे। कोटा बूंदी का प्रदेश हाड़ौती के नाम से प्रसिद्ध था। तो कोटा बूंदी का जो प्रदेश है ये हाड़ौती के नाम से जाना जाता है। सीकर, झुंझुनू और चूरू का क्षेत्र शेखावटी के नाम से जाना जाता है। तो ये सब बच्चों को पता है, शेखावटी के नाम से आपका सीकर, चूरू, झुंझुनू साइड को जाना जाता है। हाड़ौती प्रदेश कोटा बूंदी बारह झालावाड़ वाला हो जाएगा, और डूंगरपुर बांसवाड़ा वागड़ के नाम से जाना जाता है। तो ये बेसिक चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, जबकि मैंने आपको बता दिया 56 का मैदान जो है वो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य का जो क्षेत्र है उसे 56 के मैदान के नाम से जाना जाता है। इतना आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, इतिहास को 3 कालों में विभक्त किया जाता है, जिनमें मुख्य है। तो एक तो आपका आता है पाक युग, ये आपको ध्यान रखना है। एक आता है आपका आदि युग, एक आता है आपका ऐतिहासिक युग, और ये आपका क्लास 10th की किताब में दिया गया है दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। पाक युग जो होता है दोस्तों, यह युग सृष्टि के आरंभ से हड़प्पा सभ्यता के पूर्व तक था। तो सृष्टि का जब आरंभ हुआ उससे लेकर हड़प्पा सभ्यता से पूर्व तक आपका पाक युग हो जाएगा। और आदि युग जो है यह युग हड़प्पा सभ्यता के काल से 600 ईस्वी पूर्व तक रहा। तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के काल से 600 ईसा पूर्व तक आपका आदि युग रहा है। और ऐतिहासिक युग जो है यह युग 600 ईसा पूर्व से वर्तमान तक जारी है। तो वर्तमान तक जो जारी है वो ऐतिहासिक युग हो जाएगा आपका, बीच वाला आपका आदि युग हो जाएगा। और पाक युग जो है यह आपका सृष्टि के आरंभ से हड़प्पा सभ्यता के पूर्व तक था। यह आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखिए दोस्तों, पॉइंट नंबर 11 देखिए आप। 1870 ईस्वी में C.A. हैकेट ने सर्वप्रथम कहाँ से पत्थर से बनी पूर्व पाषाणकालीन हस्त कुठार खोजी थी? तो दोस्तों, C.A. हैकेट ने सर्वप्रथम कहाँ से बनी पूर्व पाषाणकालीन हस्त कुठार खोजी थी? ये यहाँ पर पूछा गया है। ये आपकी जयपुर और इंद्रगढ़ से खोजी गई थी। और ये सवाल आपका दोस्तों RSM-SSB के द्वारा पूछा जा चुका है। ठीक है, RSM-SSB के द्वारा पूछा जा चुका है डिटो सवाल। ये आपको ध्यान रखना है। C.A. हैकेट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 1870 ईस्वी में C.A. हैकेट ने सर्वप्रथम कहाँ से पत्थर से बनी पूर्व पाषाणकालीन हस्त कुठार खोजी थी? तो ये जयपुर और इंद्रगढ़ से खोजी थी। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये पूछा जा सकता है। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, पटवार एग्जाम हो, वीडियो एग्जाम हो या रीड का एग्जाम हो, इसी तरीके के सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पढ़ाई थोड़ी सी मुश्किल रहती है, मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन बार बार करोगे तो चीज़ें याद हो जाएगी दोस्तों। बार बार चीज़ों को पढ़ोगे तो याद हो जाएगी। आगे देखिए, बी आल्चिन ने किस क्षेत्र में पूर्व पाषाण काल के उपकरण की खोज की? तो बी आल्चिन जो है दोस्तों, बी आल्चिन, ये आपको ध्यान रखना है। बी आल्चिन ने पूर्व पाषाण काल के उपकरण की खोज कहाँ पर की? तो ये जालोर में की थी। ये सवाल आपका पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो बी आल्चिन ने किस क्षेत्र में पूर्व पाषाण काल के उपकरण की खोज की? तो ये जालोर में की है। ये आपको ध्यान रखना है। और ये आपका क्लास 10th की किताब में दिया गया है, इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपसे पूछा जाए पूर्व पाषाण काल के उपकरण की खोज बी आल्चिन के द्वारा कहाँ पर की गई? तो ये जालोर में की गई। आगे देखिए, किस काल के पत्थर के बने छोटे उपकरणों को माइक्रोलिथ लघु पाषाण उपकरण कहा गया है? तो किस काल के पत्थर के बने छोटे उपकरणों को माइक्रोलिथ, ये माइक्रोलिथ आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों। माइक्रोलिथ लघु पाषाण उपकरण कहा गया है, तो ये मध्य पाषाण काल को कहा गया है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो माइक्रोलिथ का संबंध किससे हो जाएगा? आपका मध्य पाषाण काल से हो जाएगा। छोटे उपकरणों को माइक्रोलिथ लघु पाषाण उपकरण कहा गया है, मध्य पाषाण काल। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, भीलवाड़ा के बागौर और मारवाड़ के तिलवाड़ा नामक स्थानों से प्राप्त उपकरण किस काल के हैं? तो भीलवाड़ा के बागौर और मारवाड़ के तिलवाड़ा नामक स्थानों से प्राप्त उपकरण आपके किस काल के हो जाएंगे? तो दोस्तों ये आपके नवपाषाण काल के हो जाएंगे। हालांकि जब ऑप्शन दिया जाता है दोस्तों तो यहाँ पर मध्य पाषाण काल जो दिया जाता है वो भी राइट माना जाता है, बट फिर भी आपको ध्यान रखना है भीलवाड़ा के बागौर और मारवाड़ा के तिलवाड़ा नामक स्थानों से प्राप्त उपकरण किस काल के हो जाएंगे? आपके नवपाषाण काल के हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, राजस्थान में ताम्र व ताम्रकांस्यकालीन अवशेषों के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, वो देखिए दोस्तों। कुराड़ा सभ्यता आपकी कहाँ की हो जाएगी? सिंपल सा सवाल पूछा जाएगा आपका, कुराड़ा सभ्यता कहाँ की है? तो कुराड़ा सभ्यता आपकी नागौर की हो जाएगी।
अगर आपसे पूछा जाए साबणिया सभ्यता या पूगल सभ्यता कहाँ की है, तो साबणिया। अगर आपसे पूछा जाए साबणिया सभ्यता और पूगल सभ्यता जो है ये कहाँ की हो जाएगी आपकी, तो ये बीकानेर की हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। और कोल महोली सभ्यता आपकी कहाँ की हो जाएगी, सवाई माधोपुर की हो जाएगी। तो ये सब आपकी क्लास 10 की किताब में दी गई है दोस्तों। कोल महोली जो है ये आपकी कहाँ की सभ्यता हो जाएगी, तो कोल महोली जो है ये आपकी सवाई माधोपुर की हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। इसको कैसे याद रखोगे आप, कोल करेंगे सवाई माधोपुर में, इस तरीके से याद कर लीजिए, कोल करेंगे सवाई माधोपुर में, तो कोल महोली आपकी सवाई माधोपुर की हो जाएगी। साबणिया और पूगल तो आपको याद होगी, ये आपकी बीकानेर की हो जाएगी और कुराड़ा नागौर की हो जाएगी। आगे देखिए, राजस्थान में ताम्र व ताम्र कांस्य कालीन अवशेषों के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन देखिए। नंदलालपुरा सभ्यता आपकी कहाँ की है, तो ये जयपुर की हो जाएगी और इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नंदलालपुरा सभ्यता आपकी कहाँ की हो जाएगी, तो नंदलालपुरा सभ्यता आपकी जयपुर की हो जाएगी। किराड़ोत चीतवाड़ी सभ्यता आपकी कहाँ की हो जाएगी, तो ये भी आपकी जयपुर की हो जाएगी। तो अगर आपसे पूछा जाए किराड़ोत सभ्यता या चीतवाड़ी सभ्यता आपकी कहाँ की हो जाएगी, तो ये भी आपकी जयपुर की हो जाएगी। इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नंदलालपुरा सभ्यता जयपुर की है, किराड़ोत और चीतवाड़ी सभ्यता ये भी आपकी जयपुर की हो जाएगी, ठीक है। और पिंड पाडलिया सभ्यता ये आपकी चित्तौड़गढ़ की हो जाएगी और इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है दोस्तों। पिंड पाडलिया सभ्यता आपकी कहाँ की हो जाएगी, चित्तौड़गढ़ की हो जाएगी। किराड़ोत चीतवाड़ी सभ्यता आपकी जयपुर की हो जाएगी। नंदलालपुरा सभ्यता आपकी जयपुर की हो जाएगी और ये आपको ध्यान रखनी है, कभी भी एग्जाम में टपक सकती है, ठीक है। नंदलालपुरा जयपुर, किराड़ोत चीतवाड़ी जयपुर, पिंड पांडलिया आपकी चित्तौड़गढ़ की हो जाएगी। तो पिंड पांडलिया अगर आपसे पूछी जाए तो याद कर लेना इसको, पिंड पांडलिया कहाँ की हो जाएगी आपकी, चित्तौड़गढ़ की हो जाएगी और इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे देखिए, कुछ और भी सभ्यताएं हैं, जैसे कि गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता आपकी सीकर की हो जाएगी, नीम का थाना की, और ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो गणेश्वर सभ्यता आपका नीम का थाना में स्थित है, सीकर में। कालीबंगा सभ्यता आपकी हनुमानगढ़ की हो जाएगी और आहड़ सभ्यता और जाडोल सभ्यता आपकी उदयपुर की हो जाएगी, ठीक है। जाडोल सभ्यता जो है ये आपकी कहाँ की हो जाएगी, उदयपुर की हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बालाथल सभ्यता है दोस्तों, बालाथल सभ्यता भी आपकी कहाँ की हो जाएगी, ये भी आपकी उदयपुर की हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, राजस्थान में कुछ और भी है, जैसे कि बूढ़ा पुष्कर सभ्यता आपकी कहाँ की हो जाएगी, तो नाम से पता लग रहा है ये अजमेर की हो जाएगी। एलाना सभ्यता आपकी जालोर की हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। एलाना सभ्यता आपकी कहाँ की हो जाएगी, एलाना सभ्यता आपकी जालोर की हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा चुकी है। और मल्लाह सभ्यता आपकी भरतपुर की हो जाएगी और एक सभ्यता है आपकी नौ सभ्यता। नौ सभ्यता आपकी कहाँ की हो जाएगी, नौ सभ्यता जो है ये भी आपकी भरतपुर की हो जाएगी, इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो मल्लाह सभ्यता और नौ सभ्यता ये आपकी भरतपुर की हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। एलाना जालोर की हो जाएगी, बूढ़ा पुष्कर आपकी अजमेर की हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, किस सभ्यता का संबंध लो युगीन सभ्यता से है, तो लो युगीन सभ्यता से आपकी किस सभ्यता का संबंध हो जाएगा, तो नौ सभ्यता भरतपुर, जोधपुरा सभ्यता जयपुर और रेड टोंक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सवाल लगभग 10 से 11 बार एग्जाम में आ चुका है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। लो युगीन सभ्यता आपकी कौन कौन सी हो जाएगी, एक तो आपकी नौ सभ्यता भरतपुर वाली हो जाएगी, एक आपकी जोधपुरा सभ्यता हो जाएगी। जोधपुरा नाम से आपको लग रहा होगा जोधपुर की होगी, लेकिन ये जोधपुर की नहीं है दोस्तों, ये साबी नदी के किनारे जयपुर में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जोधपुरा सभ्यता आपकी जयपुर की हो जाएगी और रेड सभ्यता आपकी कहाँ की है, टोंक की हो जाएगी, जो कि ढील नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखनी है, नौ जोधपुरा रेड टोंक, नौ जोधपुरा रेड टोंक जो है दोस्तों ये आपकी लो युगीन सभ्यताएं हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कैसी सभ्यताएं हो जाएगी, ये आपकी लो युगीन सभ्यताएं हो जाएगी। आगे देखिए, राजस्थान में किस क्षेत्र से प्राप्त लोहे के अवशेष भारत में लोहा युग के आरंभ होने की सीमा रेखा निर्धारित करने के महत्वपूर्ण स्रोत है। तो इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, राजस्थान में किस क्षेत्र से प्राप्त लोहे के अवशेष भारत में लोहा युग के आरंभ होने की सीमा रेखा निर्धारित करने के महत्वपूर्ण स्रोत है, तो ये नौ भरतपुर हो जाएगा और ये सवाल आपको ध्यान रखना है, कभी भी एग्जाम में आ सकता है। आगे देखिए, राजस्थान के किन सभ्यताओं से लोहे गलाने की भट्टियाँ, तो लोहे गलाने की भट्टियाँ और अस्त्र शस्त्र उपकरण बनाने के कारखानों के अवशेष मिले हैं। तो दोस्तों, राजस्थान की ऐसी कौन सी सभ्यता है जहाँ से लोहा गलाने की भट्टियाँ प्राप्त हुई है और अस्त्र शस्त्र उपकरण बनाने के कारखानों के अवशेष मिले हैं, तो ये आपकी सुनारी और जोधपुरा से प्राप्त हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अभी आपको लोहे से आपको पता लग रहा है, सुनारी और जोधपुरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो लोहे गलाने की भट्टी आपकी कहाँ से प्राप्त हुई है, सुनारी और जोधपुरा से प्राप्त हुई है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए मित्रों, लोहे की प्रचुरता के कारण किस सभ्यता को प्राचीन राजस्थान के टाटानगर की संज्ञा दी गई है। तो प्राचीन राजस्थान के टाटानगर की संज्ञा किसको दी गई है, तो ये आपके रेड टोंक को दी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। इसे प्राचीन राजस्थान का टाटानगर कहा गया है, ये आपको ध्यान रखना है, लोहे की प्रचुरता के कारण। तो मैंने आपको तीन बताई है दोस्तों, तीनों आपको ध्यान रखनी है, नौ सभ्यता, जोधपुरा सभ्यता और एक आपकी रेड टोंक, ये आपकी लो युगीन सभ्यताएं हैं। आगे देखिए, राजस्थान की किन सभ्यताओं से सलेटी रंग के चित्र मर्दभाण संस्कृति के अवशेष मिले हैं। तो सलेटी रंग के चित्र मर्दभाण संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो ये आपके विराटनगर, जोधपुरा, सुनारी और नौ से प्राप्त हुए हैं।
तो अगर आपसे पूछा जाए सलेटी रंग के चित्र मृदभांड संस्कृति के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो विराटनगर, जोधपुरा, सुनारी और नौ से प्राप्त हुए हैं। अब दोस्तों कालीबंगा के बारे में देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। कालीबंगा से रिलेटेड काफ़ी बार एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। कालीबंगा सभ्यता जो है दोस्तों, ये सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई है, जिसे वर्तमान में घग्गर नदी के नाम से जाना जाता है, और इसे प्राचीन काल में दशदती नदी के नाम से भी जाना जाता था। तो कालीबंगा सभ्यता आपकी सरस्वती नदी के किनारे यानी घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन विकसित हुई है, तो यह हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन है, और ये आपके हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। पंजाबी भाषा में कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, तो ये काले रंग की चूड़ियाँ आपको ध्यान रखना है। पंजाबी भाषा में कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, काले रंग की चूड़ियाँ, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हनुमानगढ़ जिले की हो जाएगी, सरस्वती नदी के किनारे हो जाएगी, और हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन है। कालीबंगा सभ्यता के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो आपको ध्यान रखने हैं, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि 1952 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी, तो अमलानंद घोष के द्वारा इसकी खोज की गई थी, और कब की गई थी, तो 1952 में अमलानंद घोष के द्वारा इसकी खोज की गई थी। सन भी आपको ध्यान रखना है, सन भी कभी भी पूछा जा सकता है। 1961-62 में बीबी लाल, बीके थापर व एमडी खरे ने इसका उत्खनन किया। तो ये तीनों नाम आपको ध्यान रखने हैं, बीबी लाल, बीके थापर और एमडी खरे, ये नाम आपको ध्यान रखने हैं। और एक श्रीवास्तव करके भी आता है, उन्होंने इसका उत्खनन किया था, और उत्खनन आपका कब किया था, तो 1961-62 में इसका उत्खनन किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाएगा। बीबी लाल, बीके थापर, एमडी खरे के द्वारा इसका उत्खनन किया गया था 1961-62 में। तीनों नाम ध्यान रखने हैं। अमलानंद घोष ने तो खोज की थी दोस्तों, उत्खनन बीबी लाल, बीके थापर और एमडी खरे के द्वारा किया गया था। आगे देखिए, दोस्तों, उत्खनन में सभ्यता के 5 स्तर प्राप्त हुए हैं। तो उत्खनन जो है दोस्तों, इसमें सभ्यता के आपके 5 स्तर प्राप्त हुए हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो उत्खनन में सभ्यता के यहाँ पर 5 स्तर सामने आए हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखनी। कितने स्तर सामने आए हैं दोस्तों, 5 स्तर सामने आए हैं, और ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो उत्खनन में सभ्यता के 5 स्तर सामने आए हैं। कालीबंगा की सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है, पाक हड़प्पा सभ्यता और दूसरी आपकी हड़प्पा सभ्यता, ये आपको ध्यान रखना है। तो पाक हड़प्पा सभ्यता और आपकी हड़प्पा सभ्यता हो जाएगी, ठीक है। तो इसका उत्खनन कितने स्तरों में किया गया दोस्तों, 5 स्तरों में किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, कालीबंगा के उत्खनन में 5 स्तर प्रमाण माने गए हैं। प्रथम 2 स्तर तो हड़प्पा सभ्यता से प्राचीन है, तीसरा स्तर हड़प्पा सभ्यता के समकालीन है। तो प्रथम 2 स्तर जो है दोस्तों, वो तो हड़प्पा सभ्यता से प्राचीन है, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा स्तर हड़प्पा सभ्यता के समकालीन है। अब आगे देखिए, और जो चौथा स्तर है दोस्तों, वो भी आपका हड़प्पा सभ्यता के समकालीन हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, किस सभ्यता से प्राप्त कब्रिस्तान से एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी से 6 छिद्र मिले हैं, जिससे मस्तिष्क शोथ बीमारी के इलाज का प्रमाण माना जाता है। तो कालीबंगा सभ्यता जो है दोस्तों, यहाँ पर एक बच्चा है, उसकी कंकाल की जो खोपड़ी है, तो उसकी जो खोपड़ी है दोस्तों, उसमें 6 छिद्र मिले हैं। कितने छिद्र मिले हैं, 6 छिद्र मिले हैं। उससे ये जानकारी प्राप्त होती है कि यहाँ पर इलाज भी किया जाता था, यानी मस्तिष्क शोथ बीमारी का इलाज किया जाता था। तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, आपका कालीबंगा से प्राप्त हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, कालीबंगा सभ्यता के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जैसे कि यह एक आपकी नगरीय सभ्यता हो जाएगी। कैसी सभ्यता हो जाएगी दोस्तों, ये आपकी एक नगरीय सभ्यता थी। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए ये आपकी किस प्रकार की सभ्यता थी, तो ये आपकी नगरीय सभ्यता थी दोस्तों। कैसी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ये आपकी नगरीय सभ्यता हो जाएगी। बर्तनों के रंग लाल, जिन पर काली और सफ़ेद रंग की रेखाएं खींची मिली है। तो बर्तनों के रंग लाल, जिन पर काली और सफ़ेद रंग की रेखाएं यहाँ पर खींची मिली है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ये भी आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। जुते हुए खेत के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो जुते हुए खेत के साक्ष्य आपके कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ये आपके कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। तो ये आपकी नगरीय सभ्यता थी, ये आपको ध्यान रखना है। और बर्तनों के लाल, जिन पर काली और सफ़ेद रंग की रेखाएं खींची मिली है, और यहाँ पर जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, पशुपालन के साक्ष्य आपके कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो पशुपालन के जो साक्ष्य आपके वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, अगर वो आपसे पूछा जाए तो वो आपके कहाँ से प्राप्त हुए हैं दोस्तों, तो पशुपालन के जो साक्ष्य है वो आपकी बागोर सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, वो आपको ध्यान रखना है।
अगर आपसे पूछा जाए पशुपालन के साक्ष्य आपको कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो बागोर सभ्यता से आपके पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जबकि जुते हुए खेत के साक्ष्य आपके कहाँ से प्राप्त हुए हैं, कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, किसका संबंध आहट सभ्यता से रहा है, तो आहट सभ्यता से दोस्तों अक्षय कीर्ति व्यास ने आहट सभ्यता की खोज की। रत्नचंद्र अग्रवाल का संबंध आहट सभ्यता से रहा है और एच.डी. साकलिया का संबंध जो है वो आहट सभ्यता से रहा है। तो अक्षय कीर्ति व्यास, ए.के. व्यास, रत्नचंद्र अग्रवाल, आर.सी. अग्रवाल और एच.डी. साकलिया इनका संबंध किससे रहा है आपका, तो इनका संबंध जो है दोस्तों ये आपका आहट सभ्यता से रहा है। ये आपको ध्यान रखना है और इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अक्षय कीर्ति व्यास, रत्नचंद्र अग्रवाल और एच.डी. साकलिया इनका संबंध किससे रहा है आपका, आहट सभ्यता से रहा है। आगे देखिए, किस सभ्यता को धूलकोट व आगाटपुर के नाम से जाना जाता था, तो धूलकोट और आगाटपुर के नाम से आपकी आहट सभ्यता को जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, धूलकोट और आगाटपुर के नाम से आहट सभ्यता को जाना जाता है। अक्षय कीर्ति व्यास ने आहट सभ्यता की खोज कब की, तो अक्षय कीर्ति व्यास ने आहट सभ्यता की खोज आपकी 1953 में की थी। कब की थी दोस्तों, 1953 में की थी। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। जबकि दोस्तों कालीबंगा सभ्यता की खोज 1952 में की थी अमलानंद घोष ने। ये आपको ध्यान रखना है और इसकी आपकी 1953 में हुई है। आगे देखिए, किस सभ्यता के लोग मृतकों को गहनों व आभूषणों के साथ दफनाते थे जो इनकी मृत्यु के बाद भी जीवन की अवधारणा का समर्थन होने का प्रमाण है, तो किस सभ्यता के लोग मृतकों को गहनों व आभूषणों के साथ दफनाते थे। तो ये सवाल अभी आपका दोस्तों सेट के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। अभी जो आपका सेट 2024 हुआ है उसमें ये सवाल पूछा गया था, मृतकों को गहनों और आभूषणों के साथ दफनाते थे। ये आपकी कौन सी सभ्यता हो जाएगी, आहट सभ्यता हो जाएगी। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सवाल आपका अभी सेट के एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ से कोई सा भी सवाल उठ के आ सकता है। किस सभ्यता के लोग मृतकों को गहनों व आभूषणों के साथ दफनाते थे जो इनकी मृत्यु के बाद भी जीवन की अवधारणा का समर्थन होने का प्रमाण है, तो ये आहट सभ्यता हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, यहाँ पर दोस्तों कालीबंगा की जगह आप आहट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आहट है, आहट सभ्यता हो जाएगी। तो लाल काले मिट्टी के बर्तन बनाने वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र आपका आहट सभ्यता हो जाएगी। लाल और काले मिट्टी के बर्तन बनाने वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र जो है वो आहट सभ्यता है। इसका दूसरा नाम ताम्रवती नगरी भी मिलता है, तो ताम्रवती नगरी के नाम से आहट सभ्यता को जाना जाता है और आगाटपुर और धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है। उत्खनन से प्राप्त ठप्पों से यहाँ रंगाई छपाई व्यवसाय की उन्नत होने का अनुमान लगाया जाता है। तो उत्खनन से प्राप्त ठप्पों से यहाँ रंगाई छपाई व्यवसाय की उन्नत होने का अनुमान यहाँ पर लगाया जाता है। अब आगे देखिए, कालीबंगा की तरह मकान बनाने में धूप में सुखाई गई ईंटों व पत्थरों का प्रयोग करते थे। तो कालीबंगा की तरह यहाँ पर मकान बनाने में धूप में सुखाई गई ईंटों का प्रयोग किया जाता था आहट सभ्यता में। इस सभ्यता का उत्खनन रत्नचंद्र अग्रवाल व एच.डी. साकलिया के निर्देशन में हुआ। तो आर.सी. अग्रवाल और एच.डी. साकलिया ने यहाँ पर उत्खनन किया है दोस्तों, ठीक है। जबकि खोज किसने की, आपकी अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। ये आपको ध्यान रखना है। तो 3 नाम इंपॉर्टेंट है, वो आपको ध्यान रखना है। हालांकि वी.एन. मिश्रा भी यहाँ पर इन्वॉल्व थे। बागोर सभ्यता जो थी दोस्तों मैंने आपको बताया है, जहाँ से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो कि आपकी कोठारी नदी के किनारे स्थित है बागोर सभ्यता। वहाँ से दोस्तों आपके पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और ये आपकी कोठारी नदी के किनारे स्थित है। और इसका जो उत्खनन है ये वी.एन. मिश्रा के द्वारा किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है, वी.एन. मिश्रा के द्वारा बागोर सभ्यता का उत्खनन किया गया था, ठीक है। और कोठारी नदी जो है दोस्तों, इस पर ही आपका मेजाबान भी बना हुआ है भीलवाड़ा में, वो भी आपको ध्यान रखना है। उदयपुर की वह सभ्यता जो आयर्ण नदी के किनारों 4000 वर्ष पुरानी पाषाण धातु युक्त सभ्यता के अवशेष के रूप में सामने आई, तो ये आपकी आहट सभ्यता हो जाएगी, ठीक है। वह सभ्यता कौन सी है जिसका राजसमंद जिले के बनास नदी के तट पर 1957-58 में बीबी लाल के निर्देशन में उत्खनन किया गया। तो बीबी लाल के निर्देशन में उत्खनन किया गया, ये आपकी कौन सी सभ्यता हो जाएगी, गिलुंड सभ्यता हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। और ये बनास नदी के तट पर स्थित है, तो बनास नदी के तट पर आपकी कौन सी सभ्यता हो जाएगी, तो बनास नदी के तट पर आपकी गिलुंड सभ्यता हो जाएगी। 1957-58 में बीबी लाल के निर्देशन में यहाँ पर उत्खनन किया गया, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो गिलुंड सभ्यता आपकी कहाँ की हो जाएगी, अगर आपसे पूछा जाए तो ये राजसमंद की हो जाएगी। ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। आगे देखिए, गिलुंड सभ्यता के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो हम देख लेते हैं। जैसे कि उत्खनन से ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष यहाँ पर मिले हैं, जिसका समय 1900 से लेकर 1700 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। आग में पकी हुई ईंटों के उपयोग मिले हैं, तो आग में पकी हुई ईंटों के यहाँ पर उपयोग मिले हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं, काले, सादे, पॉलिशदार, भूरे, लाल व काले चित्रित मधभांड यहाँ से मिले हैं। तो 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। तो ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन आपके कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये आपकी गिलुंड सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जिसमें काले, सादे, पॉलिशदार, भूरे, लाल और काले चित्रित मधभांड हो जाएंगे आपके। आगे देखिए, 1998 से 2003 ईस्वी के मध्य पुणे के डॉक्टर वी.एस. शिंदे तथा पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय अमेरिका के प्रोफेसर ग्रेगरी पोसल के निर्देशन में उत्खनन किया गया। तो दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है, 1998 से लेकर 2003 ईस्वी के मध्य पुणे के डॉक्टर
वी.एस. सिंधे, तो वी.एस. सिंधे आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ग्रेगरी पोसल, इन्होंने उत्खनन किया, ये भी आपको ध्यान रखना है 1998 से 2003 तक। आगे देखिए, भीलवाड़ा में बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये आपकी कोठारी नदी के किनारे स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। और 1967-70 तक वी.एन. मिश्रा ने कोठारी नदी के तट पर किस सभ्यता का उत्खनन किया? तो बागोर सभ्यता का उत्खनन वी.एन. मिश्रा के द्वारा किया गया है, जहाँ से पशुपालन के साक्ष्य आपके प्राप्त हुए हैं। किस सभ्यता के उत्खनन से प्रागैतिहासिक काल की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? 4000 से 5000 ईसा पूर्व के माने जाते हैं, तो ये आपकी बागोर सभ्यता हो जाएगी। आगे देखिए, मध्य पाषाणकालीन सभ्यता का स्थल और लघु पाषाण उपकरण का प्रमुख केंद्र जहां से कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो ये आपकी बागोर सभ्यता हो जाएगी। तो दोस्तों, कभी भी आपका बागोर सभ्यता से रिलेटेड सवाल पूछा जाए और अगर आपसे पूछा जाए बागोर सभ्यता आपकी किस काल की है, तो आपको आंसर मध्य पाषाणकालीन ही करना है। ठीक है, मध्य पाषाणकालीन सभ्यता हो जाएगी आपकी, यही यहाँ पर करेक्ट माना जाता है। तो मध्य पाषाणकालीन आपको आंसर करना है। अगर बागोर सभ्यता से रिलेटेड सवाल पूछा जाए ये किस काल की हो जाएगी आपकी, तो मध्य पाषाणकालीन काल की हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और यहाँ से कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, जिसमें पशुपालन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पशुपालन को लेकर एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, सीकर में कांतली नदी के किनारे स्थित गणेश्वर सभ्यता के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। इसका उत्खनन 1972 में R.C. अग्रवाल, रत्नचंद्र अग्रवाल के निर्देशन में हुआ। तो 1972 में दोस्तों गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन R.C. अग्रवाल ने किया था, ये आपको ध्यान रखना है। किसके द्वारा किया गया? R.C. अग्रवाल के द्वारा किया गया। ये 2800 साल पूर्व की सभ्यता है। तो गणेश्वर सभ्यता जो है ये 2800 साल पूर्व की सभ्यता है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर एक नाम और आपको ध्यान रखना है दोस्तों, विनय कुमार। विनय कुमार जो है उसने भी आपका गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किया था 1977-78 के आसपास, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देखिए, इसे ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी व ताम्र संचय की सभ्यता कहा जाता है। तो इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है? अगर आपसे पूछा जाए ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी और ताम्र संचयी सभ्यता किसे कहा जाता है? तो ताम्र संचयी सभ्यता जो है वो भी किसे कहा जाता है? वो भी आपकी गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी और ताम्र संचयी सभ्यता किसे कहा जाता है? तो गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। आगे देखिए, गणेश्वर सभ्यता के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहाँ से प्राप्त तांबे के उपकरणों के पात्रों में 99% तांबा है। यहाँ से तांबा हड़प्पा व मोहनजोदाड़ो भेजा जाता था। तो यहाँ से प्राप्त तांबे के उपकरणों में 99% तांबा है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। लगभग 99% यहाँ पर तांबा प्राप्त हुआ है। यहाँ से तांबा हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो भेजा जाता था, यानी यहाँ पर लिया नहीं जाता था दोस्तों, यहाँ पर भेजा जाता था, ये आपको ध्यान रखना है। और ये सवाल अभी आपका सेट के एग्जाम में पूछा गया था कथन देके। तो हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदाड़ो यहाँ पर भेजा जाता था, तो उन्होंने भेजा की जगह यहाँ पर क्या कर दिया था? लिया जाता था, तो वो कथन आपका गलत हो गया था। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, सवाल पूछे जा सकते हैं। आगे देखिए, काले व नीले रंग के बर्तन जिन्हें कर्पशवर्णी मध्यपात्र कहते हैं, तो ये कर्पशवर्णी मध्यपात्र का संबंध आपका दोस्तों गणेश्वर सभ्यता से हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका आरपीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है। तो काले व नीले रंग के बर्तन जिन्हें कर्पशवर्णी मध्यपात्र कहते हैं, ये आपके कहाँ से प्राप्त हुए हैं? गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। आगे देखिए, किस सभ्यता से एक रोमन एम्पोरा, सुरा पात्र व एक यूनानी सुराई मिली है जो इसके विदेशी व्यापार का केंद्र होने की पुष्टि करता है? तो ये भीनमाल से मिली है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऐसी कौन सी सभ्यता है जहाँ से एक रोमन एम्फोरा सुरापात्र, तो रोमन एम्फोरा सुरापात्र प्राप्त हुआ है और एक यूनानी सुराई मिली है जिन्हें विदेशी व्यापार का केंद्र होने की पुष्टि करता है? तो ये आपका भीनमाल से प्राप्त हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। भीनमाल जालोर के सभ्यता का उत्खनन किसके द्वारा करवाया गया? तो ये R.C. अग्रवाल ने किया है। तो भीनमाल जालोर जो है दोस्तों, इसका उत्खनन भी किसके द्वारा किया गया है? R.C. अग्रवाल के द्वारा किया गया है। और ये बात इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो ऊपर बताया मैंने, रोमन एम्पोरा आपको ध्यान रखना है और यूनानी सुराई, ये आपकी भीनमाल जालोर से प्राप्त हुई है। आगे देखिए, किस क्षेत्र का प्राचीन नाम श्रीमाल भी मिलता है? तो श्रीमाल आपका भीनमाल का नाम हो जाएगा। इसे प्राचीन काल में श्रीमाल के नाम से जाना जाता था, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, इस्वाल सभ्यता किस जिले में है जहाँ से समृद्ध लौह उद्योग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो इस्वाल सभ्यता जो है दोस्तों, ये आपकी किस जिले में हो जाएगी? उदयपुर जिले में हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। इस्वाल सभ्यता आपकी उदयपुर जिले में हो जाएगी जहाँ से लौह उद्योग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा बालाथल भी आपकी उदयपुर की हो जाएगी दोस्तों। मत्स्य जनपद की राजधानी बेराट किस जिले में स्थित है? तो बेराट आपकी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? जयपुर में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वर्तमान में ये आपकी कोटपुतली भैरोड़ में आ जाएगी। राजस्थान की किस सभ्यता से मौर्य कालीन व बौद्ध धर्म के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो राजस्थान की ऐसी कौन सी सभ्यता है जहाँ से मौर्य काल के और बौद्ध धर्म के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये आपकी कौन सी सभ्यता हो जाएगी? बेराट सभ्यता हो जाएगी। और ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो मौर्य काल और बौद्ध धर्म के अवशेष आपकी बेराट सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। और दोस्तों एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कालीबंगा सभ्यता जो मैंने आपको बताई है,
कालीबंगा सभ्यता में आपके 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं, वो भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 7 अग्निकुंड वहाँ से प्राप्त हुए हैं, वो आपको ध्यान रखना है, वो भी एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देखिए, जयपुर में स्थित बेराट सभ्यता के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सभ्यता की खोज 1936-37 में दयाराम बहादुर साहनी के द्वारा की गई थी। तो दयाराम साहनी ने दोस्तों, दयाराम साहनी ने आपकी बेराट सभ्यता की खोज की थी, ये आपको ध्यान रखना है। और कब की थी? 1936-37 में की थी। और उत्खनन किसके द्वारा किया गया? तो नील रत्न बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित के द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। नील रत्न बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित के द्वारा इसका उत्खनन किया गया, जबकि खोज दयाराम साहनी ने 1936-37 में की थी। तो तीनों नाम आपको बिल्कुल रट लेने हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। नील रत्न बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित, बनर्जी, दीक्षित और साहनी, ये आपके बेराट सभ्यता से संबंधित है। आगे देखिए, बेराट से गोल मंदिर व अशोक के स्तंभ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो बेराट से आपके गोल मंदिर व अशोक के स्तंभ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है, अशोक के स्तंभ के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, गोल मंदिर कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये बेराट से प्राप्त हुए हैं। बेराट के समीप अशोक का भाब्रू अभिलेख प्राप्त हुआ है। और भाब्रू अभिलेख की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो कैप्टन बर्ट के द्वारा इसकी खोज की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। कैप्टन बर्ट के द्वारा भाब्रू शिलालेख की खोज की गई थी, जो कि आपका बेराट सभ्यता से प्राप्त हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, किस सभ्यता से अशोक का भाब्रू अभिलेख प्राप्त हुआ है, जो अशोक के बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का सबसे पुख्ता प्रमाण माना जाता है? तो ये बेराट से प्राप्त हुआ है। कुछ प्राचीन सभ्यताएं हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे कि रंगमहल सभ्यता आपकी कहाँ की है? तो रंगमहल सभ्यता आपकी हनुमानगढ़ की हो जाएगी। ओजियाना सभ्यता भीलवाड़ा की हो जाएगी। नगरी सभ्यता आपकी चित्तौड़ की हो जाएगी। नगरी सभ्यता आपकी कहाँ की हो जाएगी दोस्तों? चित्तौड़गढ़ की हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए नगर सभ्यता कहाँ की है, तो नगर सभ्यता आपकी टोंक की हो जाएगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नगरी अलग है और नगर अलग है। नगरी को आपकी मध्यमिका के नाम से भी जाना जाता है, नगरी को मध्यमिका के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो नगरी सभ्यता आपकी चित्तौड़ की हो जाएगी और नगर सभ्यता आपकी टोंक की हो जाएगी। जबकि ओजियाना सभ्यता आपकी कहाँ की है? भीलवाड़ा की है। और रंगमहल कहाँ की हो जाएगी? हनुमानगढ़ की हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। तिलवाड़ा आपकी कहाँ की हो जाएगी? तो तिलवाड़ा आपकी बाड़मेर की हो जाएगी। नगर आपकी टोंक की हो जाएगी। बालाथल उदयपुर की हो जाएगी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तिलवाड़ा कहाँ की हो जाएगी? आपकी बाड़मेर की हो जाएगी। और तिलवाड़ा सभ्यता आपकी लूनी नदी के किनारे है, ये भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में आर्य संस्कृति वैदिक सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो आर्य संस्कृति और वैदिक सभ्यता के अवशेष आपके कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये आपके अनूपगढ़ तरखान वाला डेरा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो आर्य संस्कृति और वैदिक सभ्यता के अवशेष अनूपगढ़ तरखान वाला डेरा से प्राप्त हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ये हमारा पहला पार्ट था जो कि कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम राजस्थान का इतिहास एक परिचय जो है उसका पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ऑलमोस्ट जो भी आपकी चीज़ें थी सभ्यता से रिलेटेड वो कंप्लीट हो चुकी है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।